निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत कल जो वीडियो आपको बताई थी मैंने, जो यहाँ बनाई थी, उसके अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था उसी को आज जो रह गया पार्ट है उसको आज पढ़ाते हैं। शारीरिक शिक्षा का भारतीय इतिहास। कल मैंने आपको इससे पहले जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो काल बताए थे, जैसे महाकाव्य काल था और इससे पहले का जो है ऐतिहासिक काल, नालंदा काल, महाकाव्य काल और वैदिक काल। ये चार काल पूरे हो गए थे और इसके बाद जो काल आया था वो था मुस्लिम काल। मुस्लिम काल 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक चला। इस काल के अंदर हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही सत्ता को हड़पने की, सत्ता को प्राप्त करने की होड़ लगी हुई थी। इसलिए शारीरिक शिक्षा का इस समय जो मुख्य उद्देश्य था वह युद्ध करना ही था। मेन भाई युद्ध के लिए तैयार करना। और इस काल में, मुस्लिम काल में, शारीरिक शिक्षा की कैसी स्थिति थी, कौन से खेल प्रचलन में थे, किस तरह से शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत इंटरटेल के साधन थे, इन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। पहली बात तो ये है कि यहाँ धार्मिक भावनाएं, भाई हिंदू भी थे क्योंकि इससे पहले राजपूत काल था। राजपूत अपने आप में ही, उनका स्लोगन है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो उनकी अपनी कल्चर है, उनके अपने शौक हैं, उनकी अपनी आदतें हैं। अब जब मुस्लिम शासक आ गए, जब जो काल ही मुस्लिम काल आ गया, सारे राजा रजवाड़ा सब मुस्लिम हो गया, तो अब दोनों के बीच में, क्योंकि जो मुस्लिम शासक हैं उनकी कल्चर अलग थी, उनके रहने सहने का, जीवन जीने का ढंग अलग था। अब दोनों में मेल कैसे हो, दोनों अपनी संस्कृतियों को बनाए रखना चाहते थे। अब ऐसी तो गेम, जहाँ राजपूताना काल में योग प्राणायाम इनको विशेष महत्व था, वहीं मुस्लिम काल में इन पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई। यानी सत्ता के रूप में, शारीरिक वो सरकार के रूप में योग को मान्यता नहीं थी। स्कूलों में योग की शिक्षा बिल्कुल नहीं देने के लिए कह रखा था। तो योग पूरी तरह से प्रतिबंधित था, क्योंकि दोनों ही, चाहे हिंदू हैं मुसलमान, दोनों ही अपनी रहन सहन और अपनी संस्कृति पर ज़्यादा नाज करते थे। इसलिए वन की कोई ऐसी चीज़ें हम प्रैक्टिकली वे में नहीं लें जो दोनों को, तो उन्होंने उससे हटा दिया था। दूसरे नंबर पर है घुड़सवारी लोकप्रिय थी। अधिकतर राजपूतों को भी घोड़े की सवारी पसंद थी राजपूता काल में, और मुस्लिम शासक भी घुड़सवारी के विशेष शौकीन थे। अगला है कुश्ती गांव में स्वस्थ रहने का एक माध्यम था। इंटरटेल के लिए कुश्ती, अखाड़े, दंगल, ये चीज़ें भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में थी। खेलों के लिए, व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए इनको काफ़ी महत्व था। इसको, कुश्ती को राजकीय संरक्षण मिला हुआ था। कुश्ती खेलने के लिए आपको सरकार से पूरी तरह से, कहीं आप आगे बढ़ना चाहें आप, तो उसमें आगे बढ़ने की भी चांसेस थे। आप नेशनल लेवल पर खेलने के लिए हैं, जैसे बात करते हैं, तो अपन ऐसे ही दूसरे जो अदर राज्य हैं, अदर जो राष्ट्र हैं, उनसे भी हम इस तरह का कुश्ती का दंगल, कुश्ती लड़ने के लिए प्रतियोगिता करवा सकते थे। इसके बाद है चौगान। इस खेल का प्रचलित खेल था। चौगान मीन्स पोलो। घोड़े पे बैठ के जो खेला जाता है बॉल से, स्टिक से, वो पोलो खेल था। वो भी उस समय चरम पे था। मुस्लिम शासक ऐसा बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए ही घुड़सवारी घोड़े पे था और गिर गया और उसी से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस काल में मुक्केबाजी, बॉक्सिंग का भी राजकीय संरक्षण मिला हुआ था, मुक्केबाजी को भी। और ग्रामीणों के लिए तैराकी भी इस समय का मुख्य खेल था। यानी तैरना
स्विमिंग भी, आज इसको स्विमिंग को बड़े उसमें देखते हैं, लेकिन पहले तैरना एक साधारण से उसमें था, जहाँ कहीं पानी भर जाए, कोई तालाब में किसी तरह का कोई ऐसा स्टोरेज पानी का हो जाए, वहीं तैरने की एक स्वच्छ प्रतियोगिता, तो क्या लोगों में एक गेम की तरह ही था तैरना सीखना। और सैनिकों के लिए तैराकी अनिवार्य था। उस समय जो सैनिक थे उनके लिए तैरना सीखना अनिवार्य था, क्योंकि युद्ध में आत्मरक्षण तथा आक्रमण में सहायता प्रदान करता था। कभी आप बचने के लिए पानी में अंदर चले जाएं, पानी से तैर के आप एक सीमा से दूसरे सीमा पर चले जाएं, तो सैनिकों के लिए कंपलसरी था तैरना। इस काल में राज अधिकारियों के लिए आखेट यानी शिकार खेलना भी प्रिय था। जो राजसभा में, जो राजा की सभा में अधिकारी वर्ग था, वो शिकार खेलने में का भी शौक रखता था। इसके अलावा राज दरबारियों को, जो राजा के दरबान टाइप के थे, उनको पशु भिड़ंत, जैसे मेढ़ा की लड़ाई, मेढ़े होते हैं भेड़ के, जो होता है मेल, उनको लड़ाते हैं, मुर्गों को लड़ाते हैं, ये लड़ाई का देखने का ही बड़ा शौक था। गेम में ही आते हैं ये भी। और इसके अलावा शतरंज, चौपट, इनका भी उस समय अपना एक अहम रोल था। तो मुस्लिम शासन जहाँ था वहाँ और बहुत सारी, जो उसमें आप कह सकते हैं कि मुस्लिम जब शासन था उस समय कुछ हद तक महिलाओं के लिए परेशानियां ज़्यादा बढ़ी। इसके पीछे लॉजिक ये था कि पर्दा प्रथा थी, महिलाओं को शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कोई खेल खेलने का अवसर नहीं प्राप्त थे। आज तो महिलाओं के लिए पूरे चांस हैं। आज हर खेल में महिलाओं का अपना एक अलग टीम है, अलग उनका कोटा है, अलग तरह से ही, यानी अलग से तात्पर्य उनको रिजर्व है। वो अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को, अपनी शारीरिक क्षमता को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उस समय इतना वेटेज नहीं था, क्योंकि महिला को केवल घर के अंदर ही रहने का वो था। बहुत कोई ऐसे राज दरबार की जो महिलाएं थीं वो ही भटली से थोड़ा बहुत शिक्षा ले पाती होंगी, वरना शिक्षा का भी उनको ज़्यादा, धार्मिक शिक्षा ही भले घर में ले लें, बाकी और कोई चलन में नहीं था। लेकिन शारीरिक शिक्षा की जहाँ बात आती है, तो जो गांव के लोग थे उनको इंटर ट्रेल का, अपनी फिजिकली फिटनेस के लिए इतने सारे गेम, इतने सारा व्यायाम, अपनी डेजिग्नेशन के अनुसार जिस पोस्ट पे था उसको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अब शौक शिकार करना शौक ग्रामीणों का तो नहीं हो सकता, कहाँ खेल पाएंगे। पोलो खेल है, ये राजा रजवाड़ों का ही खेल है, कौन खेल पाता है और से। तो बाकी जो ग्रामीण है वो तैराकी सीख लो, ठीक है, और तो और है मुक्केबाजी भी सीख लो, और पशु भिड़ंत देख लो, शतरंज खेल लो, चौपड़ खेल लो, ये सारी चीज़ें खेलने के उसमें थी। तो कहने का तात्पर्य, मुस्लिम शासन जब था उसमें शारीरिक शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थीं वो काफ़ी सुदृढ़ थीं, और खेलने के लिए काफ़ी अच्छा एक माहौल था। इसके बाद आया है ब्रिटिश काल। कौन सा? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में क्या हुआ है? ब्रिटिश काल 1750 से 1945 तक, 1750 से 1945 के 45 के बाद तो हट ही गया था, क्योंकि वायसराय चले गए थे और हिंदुस्तान का अपने आप में 1750 से 1945 तक का जो काल था, जो ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का शासन था। इसमें शिक्षा की जो उसको बाच आउट करने की, पर्यवेक्षण की जो शक्तियां थी वो केंद्र सरकार के पास आ गई थी। शारीरिक शिक्षा को पाठशाला कार्यक्रम में कोई स्थान नहीं था, यानी विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के लिए कोई स्पेशल कालांश नहीं था और ज़्यादा उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था, यानी विद्यालय लेवल पर शारीरिक शिक्षा आप डेवलप करने के लिए कोई चांस नहीं पा सकते थे। कौन से काल में? ब्रिटिश काल में। 1882 में
भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी तथा सिफारिश की कि पाठशाला वर्ग के लिए खेल तथा अन्य व्यायाम क्रियाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण को विकसित किया जाना है। 1882 के बाद सिफारिश की गई गवर्नमेंट से कि आप इनको प्राथमिक शिक्षा में डालें और एक सिलेबस का हिस्सा बनाएं जिससे बालक उनमें रुचि रखें और अपने आप को फिट रखें। गैर सरकारी संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जो गैर सरकारी थे, निजी थे, उनमें जिम खोले गए, जिम व्यायामशालाओं, अखाड़ों तथा क्रीड़ा मंडलों की स्थापना की। बाद में 1882 के बाद में फिर इनको जिम आदि खोलने लगे और क्रीड़ा मंडलों की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप पहले व्यायाम का एक सबसे बड़ा मादा था, बताओ कौन सा? दंड और बैठक। कोई विशेष उपकरण की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दंड बैठक को ही हम सबसे ज्यादा ऐसा मानते थे कि उनसे ही आपका पूरा फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो हो जाएगा। कारण क्या है कि दंड पेलने से और बैठक लगाने से, यानी आपके हाथ, पैर, सीना, ये सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है, मांसपेशियां जितना, कई आपने देखे होंगे जो ग्रामीण पहलवान हैं उनके पास कोई बड़े संसाधन नहीं रहते लेकिन बड़े हष्ट-पुष्ट रहते हैं। बड़ा जो आज शौक चल रहा है 6 पैक का, उनके ऐसे 6 पैक निकल आते हैं। भाई थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चलो और एनर्जी को अपनी को इस तरह से लगाओ कहीं जो परफेक्शन में आए आपका सेफ बॉडी का। इस काल में ही सूर्य नमस्कार, योग क्रियाएं, लोक नृत्य, मल्ल युद्ध, लाठी, हल्के उपकरणों के साथ की जाने वाली क्रियाएं, कबड्डी, खो खो आदि क्रियाएं काफी लोकप्रिय हो गईं। कौन से काल में? ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में धीरे धीरे, पहले तो स्कूलों में इसका था ही नहीं चलन में, लेकिन बाद में सिफारिश की गवर्नमेंट से, फिर उसको माना, फिर धीरे धीरे क्या है इन गेमों को अपने चलन में ला दिया गया। कौन कौन से गेम थे? कबड्डी, खो खो, मल्लयुद्ध, सूर्य नमस्कार, योग क्रियाएं, दंड बैठक, लाठी चलाना। लाठी चलाना आज एक संगठन है जिसका नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके हर जो स्वयंसेवक के पास एक लाठी रहती है, वो लाठी चलाने में एक्सपर्ट रहते हैं। अब उनकी पहचान भी है, साहब लाठी लगा के मिलेंगे वो हमेशा, तो वो चलाना भी सिखाया जाता था। इस काल में कई रजवाड़ों ने अपने राज्य में पोलो, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट आदि खेलों को भी प्रचलित हुआ था। इस काल में जो राजे रजवाड़े थे, क्योंकि ब्रिटिश काल में भी कई ऐसे रजवाड़े चलते रहे उनको उनके साथ साथ ही, तो उनमें उनके जो राजा थे वो, क्योंकि बहुत समय के बाद जो निजाम हैं, जो राजा हैं, उन सब ने बड़ी मुश्किल से, ये रियासत थी पहले, अंग्रेजों ने रियासत दे रखी थी, चलो ठीक है तुम यहाँ राज करो, तभी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये 84 रियासत एक करके भारत देश को बनाया था, तब भी रह गई थी। ये जम्मू कश्मीर हरी सिंह ने बहुत बाद में दी, जब आधे पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, छोड़ ही नहीं रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ तो जब देश में भारत और पाकिस्तान दो अलग हो गए तो ये भी कहा भाई जिसको जिधर जाना चाहे उधर मिल सकता है, लेकिन कई रियासतें मिलने को ही तैयार नहीं, तो उसने यही कहा भाई देख लो, नहीं मिलोगे तो पाकिस्तान अपना हक जमाएगा आप पे और कुल मिला के कन्वर्ट दोनों में ही होना है तुम्हें। तो बहुत सारी रियासतें उधर चली गई, बहुत सी इधर रह गई। हैदराबाद का निजाम भी बहुत समय तक नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ी थ्रेटनिंग दी वल्लभ भाई पटेल ने, तब जाके कहीं उनके उसमें आया समझ में कि यार अनावश्यक क्यों लें, मिल जाते हैं भारत में। काफ़ी बड़ा योगदान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस काल में राजे रजवाड़े जो रहते थे उन्हों के पास ये शौक थे और वो उस समय हॉकी, पोलो वगैरह भी, क्रिकेट आदि भी खेल लेते थे। 1888 में अंग्रेजों द्वारा डूरंड कप
नामक फुटबॉल प्रतियोगिता को भी शुरू कर दिया। डूरंड कप आज भी चालन में है। 1914 में हनुमान व्यायामशाला प्रसारक अमरावती महाराष्ट्र को की स्थापना हुई। अनंत वैद और अंबादास कृष्णा वैद ने इसकी स्थापना, दो वैद भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। क्या नाम था? हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल, HVPM। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में देसी शारीरिक शिक्षा का विकास करना। देसी शारीरिक शिक्षा, व्यायामशाला नाम जिसका व्यायामशाला है उसको दूसरे स्तर पे हम अखाड़ा भी कह सकते हैं। यानी फिजिकली आपको इस तरह की एक्सरसाइज कराने को मिलती हैं, दाव पेच सिखाए जाते हैं कुश्ती के, आपको और भी कई ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाती हैं जिससे आपका शरीर सुडौल बना रहे, हष्ट-पुष्ट बना रहे। तो उन व्यायामशाला में जाके जो ट्रेनर हैं, जो काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं, वो अपने आप को इस तरह से जो नए आते हैं बच्चे, जो शौकीन हैं या जो इसके लिए महारत हासिल करना चाहते हैं, वो उनको बड़े अच्छे से सिखाते हैं। 1924 में इसी संस्था ने 5 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कोर्स पुरुषों और महिलाओं के लिए आरंभ किया। इसके बाद पुरुष और महिलाओं के लिए एक 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स भी आरंभ कर दिया, जिसको पूरा करने वाले को व्यायाम विशारद की एक सर्टिफिकेट मिलने लग गया। शिक्षा विशारद, व्यायाम, तो ऐसे ही व्यायाम विशारद, आपके पास एक डिग्री आ गई, एक सर्टिफिकेट आ गया। अगर वो इस कोर्स को कर लेगा, छोटा कोर्स था 5 सप्ताह का, और उसमें जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी उसको आपको अपनाना होता था। 1924 में इस संस्था द्वारा यूरोप तथा मध्य पूर्व में भारतीय व्यायाम में कई प्रदर्शन भी किए। फिर इन्होंने, जब ये व्यायामशाला इस तरह से इतनी डेवलप हो गई, तो इन्होंने बाहर अपने प्रदर्शन चालू किए, जिसमें 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक खेल में शारीरिक गतिविधियों का कम प्रदर्शन किया। जब यहाँ से तैयार होने लगे व्यायामशाला से खिलाड़ी, तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और 1936 में जो ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तथा 1941 ईस्वी में दूसरे लिंगायट खेलों में व्यायाम का प्रदर्शन किया गया, जिसका आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। यानी धीरे धीरे वो पार्टिसिपेट करने लग गए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है वो इस तरह की व्यायामशालाओं में होने लग गई और सर्टिफिकेट उनको मिलने लगे। 1920 में, कितने में? 1920 में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक मद्रास की स्थापना, जो अमेरिका से आए एक विशेषज्ञ HC बक द्वारा की गई, जिसके सौजन्य से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित अध्यापक मिलने लगे। देखिए, प्रशिक्षक तो हनुमान व्यायामशाला का गुरु, वो भी है जो प्रशिक्षक है, गुरु है। और ये वैज्ञानिक से तात्पर्य है इनकी कुछ साइंटिफिक ऐसी जो उपकरण है उनसे एक्सरसाइज कराते थे, जो इनके माध्यम से आप वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित, क्योंकि वो पूरी ट्रेनिंग इस तरह से लेके आए थे। उस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपके अंदर एक अलग तरह का आपका शरीर का शेप, और आपके अंदर एक अलग तरह का खान पान, वो सारी व्यवस्थाएं वो एक साइंटिफिक रीजन बना के भेजते हैं। और 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन सर दोराबजी टाटा के कर कमलों द्वारा हुआ। इसके बाद भारत में भी जो है ओलंपिक एक संघ का गठन हो गया, जो टाटा के दोराबजी टाटा के कर कमलों से हुआ। प्रथम अध्यक्ष वही थे, दोराबजी टाटा। इस संघ के कारण भारत आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में प्रतिभाग करने लगे। इसके बाद वह ओलंपिक में हर 4 साल में जो ओलंपिक होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने लग गया। 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम जयपाल सिंह की कप्तानी में फाइनल में हॉलैंड को 3-1 से हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण। ये देख लो साहब, तो इसमें
28 में 28 का जो ओलंपिक हुआ उसमें स्वर्ण पदक भारत की हॉकी की टीम ने जीता, जिसकी कप्तानी जयपाल सिंह ने की। 1931 में, कितने में? 1931 में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना हुई। अब आया है ये मुख्य कि शारीरिक शिक्षा का ही एक कॉलेज ही बन गया जो हैदराबाद में स्थापित हो गया। इस कॉलेज के अंदर डिग्री मिलने लगी, प्रशिक्षण मिलने लगा और उसके बाद आदमी को उस ट्रेनिंग को करने के बाद नौकरी के अवसर भी मिलने लगे। हैदराबाद की फिर 1931 में तो ये हो गई हैदराबाद में शिक्षा महाविद्यालय की। फिर 1932 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ अमेरिका के विशेषज्ञ री.ई.डब्ल्यू. ट्रेड के निर्देशन में की गई और 1932 में ही राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना स्कॉटलैंड के विशेषज्ञ जेम्स बुशमैन के निर्देशन में की गई। जेम्स बुशमैन के निर्देशन में व्यवस्थाएं की गई 1932 में। 1932 ईस्वी में ही शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक कॉलेज कांदिवली मुंबई की स्थापना की गई। यानी मुंबई, मद्रास, लखनऊ इन सब में शारीरिक शिक्षा के लिए कई कॉलेज की स्थापना हो गई और 1940 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में श्री हेम के निर्देशन में की गई। भाई लाहौर से मतलब यह है कि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, ऐसा मत सोचो साहब लाहौर से हमें क्या करना, देश के में ही था, भारत के ही उसमें था लाहौर, तो उसमें भी एक स्थापना शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की गई। तो ये था ब्रिटिश काल। मैंने लिखा जरूर नहीं है क्योंकि काफ़ी उसमें मिटता है, ये आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद मुस्लिम काल हो गया, ब्रिटिश काल हो गया, अब आता है स्वतंत्रता के बाद का काल, यानी आज तक का काल। भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड हो गए हम, लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी हमारे पास शारीरिक शिक्षा के लिए जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, अर्थात उसमें जो योगा, उसको भी हमने वापस से एक्टिवेशन में ला दिया। जो वैदिक काल में चला करता था, जिसमें आध्यात्म था शामिल, जिसमें आसन थे शामिल, प्राणायाम थे और सबसे बड़ी बात यम और नियम थे, अर्थात इस तरह के आदर्श थे कि हम अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित करके चल सकते हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच बनी रह सकती है। तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद नई नीतियां, भाई नया संविधान आ गया, 50 में लागू हो गया, अथवा शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हुई शिक्षा को राज्यों में का विषय बना दिया गया और इसका पूरा उत्तरदायित्व केंद्र को सौंप दिया गया। आजादी के बाद स्कूल व कॉलेज खोले गए बिना किसी लिंग जाति भेदभाव। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को मुफ्त में शिक्षा दी गई। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई। अब कौन कौन सी प्रगति हुई शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में? तो सबसे पहले 1948 ईस्वी में शिक्षा के विकास के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ताराचंद कमेटी। क्या नाम है? ताराचंद कमेटी। ताराचंद कमेटी के सुझाव पर ही 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना
ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई। 1948 में हुई काई की ताराचंद कमेटी का। फिर उसने जो सिफारिश की उससे 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में हुई। फिर 1950 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड में सदस्यों की स्थिति सभी राज्यों से एक एक सदस्य लिया गया। भारत सरकार द्वारा मनोनीत शारीरिक शिक्षा के विशेषज्ञ लिए गए। भारत सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षा मंत्रालय से अध्यक्ष तथा सचिव बनाए गए। इस बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा, खेलों, मनोरंजन तथा युवा वर्ग के विकास के लिए कार्यक्रमों को सुझाव देना। यानी जो कमेटी बनी है उसका काम यह है कि आप सुझाव देंगे काय के लिए कि मनोरंजन के लिए, शारीरिक शिक्षा, खेल के लिए केंद्र सरकार को आप सुझाव देने का काम है कि किस तरह से हम अपने आप को एक अच्छा फिजिकली फिट कर लें। 1966-67 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कार्यक्रम के समस्त भारत के विद्यालय और शारीरिक शिक्षा में लागू किया गया। इसके बाद इसको 66-67 में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कार्यक्रम कानून के तहत भारत के विद्यालयों और शारीरिक शिक्षा में लागू संस्थानों में इसको लागू कर दिया गया। सन 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में किया गया। सबसे पहले जो एशियाई खेल हैं वो 1951 में दिल्ली में स्टार्ट करा दिए गए। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग को प्रशिक्षण दिया गया। अच्छे से तात्पर्य है जो खेलने के प्रति उत्साहित हैं, खेलने में रुचि रखते हैं, विशेष उसमें क्वालिटी है, स्पेशलाइजेशन है, तो उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सन 1954 ईस्वी में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और विभिन्न खेल संघों के बीच एक समन्वय के रूप में कार्य करना था। देश में खेलों के स्तर को विकसित करना तथा विश्व दर्शन के स्थान पर भारत दर्शन को महत्व देना था। विश्व का नहीं, भारत दर्शन पर विशेष फोकस था कि भारत में किस तरह से हमारी शारीरिक शिक्षा विकसित हो रही है। जनरल के.एम. करियप्पा इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये समिति 1983 में समाप्त कर दी गई। वर्तमान 2012 में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा आईओ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा एवं मनोरंजन योजना नामक संगठन का गठन किया गया और 1956-57 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की भी शुरुआत की गई, जो अखिल भारतीय स्तर पर खेलों में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। यानी विश्वविद्यालय स्तर पर टूर्नामेंट होने लगे और ये उनको दिया जाता था। इस ट्रॉफी को अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी थी, जो 56-57 में स्टार्ट हो गई और उन विश्वविद्यालयों को दिया जाता था जो खेलों में उच्च कोटि का प्रदर्शन करते थे। 1957 ईस्वी में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना भी ग्वालियर में हो गई थी, जिसको 73 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय रख दिया गया। 1958 में एड हॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई, जो श्री माली के प्रयास से की गई, जिस कमेटी में NIS पटियाला की स्थापना की गई।
इसके बाद 1960 में M.K. कौल द्वारा MM नामक अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति 2 सदस्यों को लेकर कौल कपूर समिति बनाई गई। यानी इसके बाद कई सारी समितियां और शारीरिक शिक्षा में वेटेज देने के लिए बनाई गई। तो स्वतंत्रता के बाद और भी अच्छी स्थिति धीरे धीरे करके आई शारीरिक शिक्षा में, और आज स्थिति ऐसी है कि हम शारीरिक शिक्षा में अपने आप को पूर्णता लाने के लिए सिलेबस में इसके लिए अलग से ये कोर्स चल गया है। धन्यवाद।